नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है अम्मा का स्वाभिमान। आज समीर जब घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अंदेशे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फ़ोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर लिया है। मैंने गोद में सिर रखना तो दूर, समीर अब अपनी अम्मा का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फ़ोन पर बात करती हुई रेखा की कड़वाहट भरी बातों ने समीर को झकझोर कर रख दिया। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया। उसकी पत्नी रेखा ने उसकी अम्मा को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। तो दो जनाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिए समीर ने। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी अम्मा को कहीं भी जाने नहीं देगा। अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। दैनिया बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी थी अम्मा, सो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अम्मा चली गई वृद्धाश्रम में रहने। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है? केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। मालूम है मुझे समीर, इस समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था तेरी गृहस्थी को बचाने का। एक माँ के दिल के तार अपने बच्चों के दिल से जुड़े होते हैं, और जब यह तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है, और जिस पल हमें यह महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। तुम्हारी अम्मा। पत्थर के पिछले हिस्से पर अम्मा वृद्धाश्रम का पता भी लिख कर गई थी। आशीर्वाद वृद्धाश्रम, बनारस। समीर 10 वर्ष का था जब उसके पिताजी को लकवा मार गया था। तब से वे व्हील चेयर पर ही थे। उसकी अम्मा ने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियाँ कैसे संभाली, समीर यह देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी, माँ की दुनिया यहीं तक ही सिमट कर रह गई थी। जब समीर की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा दिखाई पड़ी, जैसे इसी दिन के लिए ही वह जी रही थी। रेखा एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी समीर के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए दहेज के प्रस्ताव को लेकर कई संपन्न परिवारों से समीर के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मा यही बात दोहराती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। अम्मा ने तो रेखा को प्यार और अपनेपन ही दिया था। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुग्ध भाव से हिलोरे लेती थी। जब भी कोई रेखा की कमियां गिनवाता था तो झट से मोर्चा संभाल लेती थी और कहती, मेरी माया, जो कि अम्मा की बेटी का नाम है, को क्या आता था। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख लिया उसने। शादी के 1 वर्ष बीतने के बाद समीर के बेटे का बाप बन गया। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा था। प्यार से गोलू कहकर पुकारती थी अम्मा। उसे 40 दिन तक अम्मा ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। अम्मा ने अपनी बेटी माया को भी बुलवावा भेजा था। ननद भौजाई गप्पे मारती थी और अम्मा चौका संभालती। अम्मा, अब तो महीना होने को आया, मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। माया के कहने पर अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर घिस थोड़ी जाएगा। और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। अम्मा तो अम्मा, बाबूजी को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु से लेकर
13वीं तक अम्मा टूटकर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर दे जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। उनकी बातें सुन अम्मा कहती, जितने मुंह उतनी बातें। मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते गोलू के साथ उसी तरह हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाती। समीर अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली अम्मा कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब समीर ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखी डायरी पढ़ते अम्मा रोती जा रही थी। समीर को देखते ही ठिठक कर बैठ गई। तू सोया नहीं अभी तक? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं अम्मा? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी, समीर ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा है ना, तेरे बाबूजी के पास चली जाऊंगी। बेशक तेरे बाबूजी व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ दे दिया तेरे बाबूजी ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी ज़िंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया है। अब तो एक एक दिन तेरे बाबूजी के बिना भारी से लगते हैं। ऐसा मत कहो अम्मा, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊँगा आपके बिना? कहते हुए समीर की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के टपकने से पहले अम्मा ने अपने आंचल में उन्हें समेट लिया था। अम्मा को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए समीर ने अपने बेटे गोलू को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपना दिल बहलाने के लिए गोलू को स्कूल बस तक छोड़ आती थी और उसे ले भी जाती थी। समीर सभी काम अम्मा से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर माया भी अम्मा से मिलने आ जाया करती थी। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन अब रेखा को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छीनती जा रही है। पति का ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं था। आते जाते समीर को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। इस पर समीर कहता, कुछ ही समय की बात है रेखा, जैसे जैसे समय बीतेगा अम्मा को बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती की तरह हुआ करते थे अम्मा और बाबूजी। ज़रा सोचो कितनी अकेली हो गई होंगी अम्मा बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे आप, और यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए अभी तक अम्मा को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग से धमक पड़ती है यहाँ। समीर ने उस समय उसे चुप करवा दिया, लेकिन पास के कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा, वैधव्य उन्हें मिला। ना आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा, ना ही कभी कोई गिला शिकवा किया। फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज़ शाम को सत्संग पर निकल जाती, कुछ देर प्रवचन सुनती, हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी समीर अम्मा के कमरे में जाता तो अम्मा को ना पाकर रेखा से सवाल करता, तो इस पर भी रेखा चिढ़कर बोलती, और कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो रोज़ शाम को उठकर घूमने निकल जाती है। एक शाम को जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। रेखा बुरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई है। इस घर में रहकर कुछ पैसे अपने शौक़ पर भी खर्च करना चाहूँ तो वह भी नहीं मिलते। बेटे की जिम्मेदारी है, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने रेखा को प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोलू को मैं संभाल लूँगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम शौक़ भी अपने पूरे कर सकोगी।
उसके बाद रेखा ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा के हाथ में एक कागज़ थमाते हुए समीर बोला, माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मिले हैं, तो मैंने इसकी एफडी करवा दी है आपके नाम। इसे अपने पास संभाल कर रख लो। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो यह कागज़ अपने पास। नहीं अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। रेखा ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और समीर को आड़े हाथ लेते हुए बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी, तो क्यों नहीं तुमने स्वीकार की। अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मार कर बैठी रहेगी। इस पर समीर को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाज़ें अम्मा के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि अम्मा फूटी आँख नहीं सुहाती थी रेखा को। अम्मा के हर काम में मीन निकालना, हर छोटी छोटी बात पर रूठना, हर किसी की बात को काटने जैसी बातें रेखा के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गई। बाबूजी को गए जब 1 बरस बीत गया तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था। सारा खाना रेखा को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित अम्मा कोई सलाह देने लगती तो रेखा उन्हें घूर कर देखने लगती। उस समय तो रेखा चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो रेखा हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो अम्मा वृद्धाश्रम जाएगी, नहीं तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अम्मा सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर उतारू ही हो जाएं, तो भलाई इसी में है, उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, शायद वह सामान किसी के काम ही आ जाए। सोचते हुए अम्मा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। समीर के घर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में बोला। समीर को भावुक होते देखकर कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियाँ अम्मा को रोक न लें, सोचते हुए रेखा तीखे स्वर में बोली, जाना तो अम्मा सभी को है, और ये रही दरार की बात, तो वह तो अब कब से पड़ चुकी है। अब कहीं दरार खाई में ना बदल जाए, यह सोच लीजिए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन अम्मा पर तिरस्कार की बौछार करती हुई रेखा बस इसी इंतज़ार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। आज अम्मा के जाने के बाद समीर अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी समीर रोज़ अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाया करता था। हमेशा पत्र में उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरी चेहरा लिए वो माँ नजर आती थी, जिसने हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छाँव दी। पत्र पढ़ते हुए अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिर जाते थे। अब तो पत्र पर लिखे बहुत से शब्द भी उन आंसुओं से धुंधले पड़ गए थे। एक दिन सुबह समीर अम्मा का पत्र खोले बैठा था। पत्र पढ़कर समीर के मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। रेखा चाय लेकर अंदर आई तो समीर ने चाय पीने से मना कर दिया। समीर की आवाज़ के भारीपन से ही रेखा ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अम्मा के लिए समीर की भावनाएं फिर से जागृत हो उठी हैं। रेखा ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए समीर ने कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि रेखा आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन समीर तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठे समीर के सामने फिर से वो दृश्य जीवंत हो उठा, जब रेखा ने उसकी माँ को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। वृद्धाश्रम 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि 1 कप चाय पी ले। पता नहीं वृद्धाश्रम में चाय मिलेगी भी या नहीं। तो तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो रात में उसके साथ जगी रहती थी और हर 1 घंटे बाद उसके लिए कड़क चाय बना कर ले आती थी। विचारों में बातें करता समीर आश्रम के विशालकाय गेट के सामने
आ खड़ा हुआ। वृद्धाश्रम को देखते ही ना जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। समीर को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और प्यार भरे लहजे में बोली, तू अकेला आया है? मेरी बहू रेखा कहाँ है? गोलू कहाँ है? बोलते हुए अम्मा एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छिपाते हुए इधर उधर देखने लगी। समीर ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर अम्मा बोली, तू बहू का काम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी ज़िंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते अम्मा रुआसी हो गई और अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान अम्मा के चेहरे पर आ गई और फिर बेटे का ध्यान उसके आंसुओं की तरफ ना जाए यह कोशिश करते हुए अम्मा तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता, मठरी, पेड़ा या लड्डू? अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। अम्मा तुम्हें यह सब कौन ला कर देता है? समीर ने उत्सुकतावश पूछा। अम्मा बोली, चौकीदार को 20-50 रुपए देकर मंगा लेती हूँ। वृद्धाश्रम के पीछे ही अनाथ आश्रम बना हुआ है। गोलू जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताऊं, उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं गोलू को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाए। अम्मा की बातें सुनकर समीर की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसने माँ को यहाँ आने ही क्यों दिया। सैकड़ों बार समय से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को आश्रम भेजने में रेखा की तत्परता और बेटे का घर बना रहे इसके लिए माँ का त्याग दोनों के आगे वह कुछ न कर सका। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे। लाड जताता हुआ समीर बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रख दिया। उसके बार बार मना करने के बावजूद अम्मा उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, रेखा कैसी है? मेरा बाल? गोलू कैसा है? सवाल करते करते ही अम्मा के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। समीर खुद को फिर कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ही ममताई स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सिर छुपाकर फुट फुट कर रो पड़े। रेखा तो पराई थी, पर वह तो अम्मा का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो वह उठ खड़ा हुआ। भारी मन से बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। समीर की यह आवाज़ें सुनते ही अम्मा के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वह समीर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारे से मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा का घाट था। अपने आप को असहाय पाकर समीर अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी दूरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है, फिर हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए समीर के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी थी। कई बार सोचा कि वह कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है? क्या माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है वह? वो सोच ही रहा था कि एकाएक छपाक की आवाज़ आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन माँ की हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही समीर अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। ना माँ का पता है ना बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में माँ ने ही जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों, बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही समीर के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती, लेकिन वह खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग ना हो। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका है क्या कभी? एक पल में उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए
वह अपने घर की नींव को मजबूत बनाएगा तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वह सीधे कदमों से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेखा अम्मा के चरणों में बैठी रही। माँ, समीर से तो मैंने बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, पर वह नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा था। मैंने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक भी वापस न पा सकी। सच बताऊं तो अम्मा, मेरा वह दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मोड़ पर ले आया है जहाँ रुपया, पैसा और आरामदायक ज़िंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके होते हुए मैं निश्चिंत होकर स्कूल जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। अहम की अग्नि में राख हुई मैं यह भी नहीं जान पाई कि जो आनंद गोलू को आपके साथ मिलता है वह महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। समीर के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आंच से माँ के मन की ठोस हुई कोमल भावना को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अम्मा अपने सामने अपराधी बनी। रेखा की बातों की सच्चाई जानते हुए अम्मा को की आंखों से भी आंसू की अविरल धारा बह निकली। उधर समीर उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर उठ फुट कर रो पड़ा। समीर तो वापस आ गया। अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली, अम्मा, मैं आज आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो रेखा, अम्मा का सामान पैक करो। समीर ने कहा तो अम्मा ने दोनों को गले से लगा लिया। यह नज़ारा देखते हुए वृद्धाश्रम के बाकी लोगों की आंखों से भी आंसू आ गए और अचानक से पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।